गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन चर्चा कर रहे हैं कॉमर्शियल और बिजनेस लॉ के बारे में। इससे पहले वाले लेसन में आपने इसका परिचय, कॉन्ट्रैक्ट जो है उसके इंट्रोडक्शन के बारे में अपने चर्चा की थी कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कैसे बना और उसकी क्या विशेषता है, उसमें क्या क्या है। आज चर्चा करेंगे जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी डेफिनेशंस और उसके जो आवश्यक तत्व है, एसेंशियल्स है, यानी परिभाषा और उसके आवश्यक तत्वों के बारे में। तो अनुबंध, संविदा, कॉन्ट्रैक्ट ये सामान्यतः दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाले वैध ठहराव या करार को ही अनुबंध कहते हैं। लेकिन जो कानूनी पहलू पर ध्यान देने वाले जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि बाइंडिंग एग्रीमेंट यानी बद्ध करने वाले ठहराव, या इसको आप ऐसे कह सकते हैं प्रत्येक ऐसा ठहराव जो पक्षकारों के वैधानिक दायित्व तथा अधिकार उत्पन्न करता है वो अनुबंध कहलाता है। अब इसकी कुछ डेफिनेशंस दी हुई है, जैसे भारतीय अनुबंध या संविदा अधिनियम के अनुसार उसमें दिया हुआ है एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 2H। अनुबंध एक ऐसा ठहराव है जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय है। अब उसके बाद कुछ न्यायाधीशों ने भी इसके बारे में जो है परिभाषाएं की है। उन्होंने कहा ए कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग ऑब्लिगेशंस बिटवीन द पार्टीज। ये सालमंड्स ने ये कहा है। उन्होंने कहा अनुबंध एक ऐसा ठहराव है जो पक्षकारों के मध्य दायित्व उत्पन्न करता है तथा उनकी व्याख्या करता है। इसी तरह सर विलियम एंसन ने भी कहा है कि अनुबंध दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच किया गया ठहराव है जिसे राजनियम द्वारा प्रवर्तित करवाया जा सकता है तथा जिसके अंतर्गत एक या एक से अधिक पक्षकारों को दूसरे पक्षकार या पक्षकारों के विरुद्ध कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। तो ये जो परिभाषाएं दी गई है, इन परिभाषाओं के आधार पर कह सकते हैं कि अनुबंध करने की क्षमता रखने वाले दो या अधिक व्यक्तियों के बीच एक ऐसा वैध ठहराव है जो किसी कार्य को करने अथवा विरत रहने के प्रस्ताव की स्वेच्छा से स्वीकृति देने से उत्पन्न होता है। ऐसे ठहराव में सामान्यतः प्रतिफल भी पाया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप पक्षकारों के आपसी अधिकार एवं दायित्व उत्पन्न होते हैं जिन्हें कानूनी रूप से प्रवर्तित करवाया जा सकता है। तो ये हो गई अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट के अर्थ या परिभाषा। अब बात आती है इसके वैध जो अनुबंध है उसके आवश्यक लक्षणों की, कि इसके आवश्यक लक्षण या इसकी जो उसके तत्व है वो क्या है। तो वैध अनुबंध के कुछ लक्षणों का संकेत तो अनुबंध की जो परिभाषा 2H है उससे मिल जाती है कि सभी ठहराव अनुबंध है यदि वह पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति से किए जाते हैं, जिनमें अनुबंध करने की क्षमता है, जो वैधानिक प्रतिफल तथा वैधानिक उद्देश्य से किए जाते हैं और जो इस अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से वैध घोषित नहीं कर दिए गए हैं। इसको अपन अगर इस रूप में ले तो एक से अधिक पक्षकार होने चाहिए। तो वैध अनुबंध का प्रथम आवश्यक तत्व यह है कि इसमें दो या दो से अधिक पक्षकार होने चाहिए। इन दो पक्षकारों में एक प्रस्तावक या वचनदाता, प्रपोजर और प्रोमिजर, तथा दूसरा प्रस्ताव ग्रहीता या वचन ग्रहीता, ऑफरी और प्रोमिजी वो कहलाता है। तो प्रस्तावक प्रस्ताव रखता है और प्रस्ताव ग्रहीता उस प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता है। जब प्रस्ताव ग्रहीता उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो वैध अनुबंध का निर्माण होता है। इस प्रकार एक अनुबंध में कम से कम दो पक्षकारों का होना अनिवार्य है। अलग अलग प्रकार के कार्यों के लिए किए गए अनुबंधों में वचनदाता तथा वचन ग्रहीता को
भिन्न नामों से पुकारा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मकान किराए पर देने की स्थिति में मकान मालिक तथा किराएदार, माल के क्रय विक्रय की दशा में क्रेता और विक्रेता, पट्टे के अनुबंध की दशा में पट्टादाता और पट्टाधारी, लीजर और लीजी, यात्रा के अनुबंध में वाक तथा यात्री, बीमा के अनुबंध में बीमाकर्ता तथा बीमित आदि के नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट दूसरा है प्रस्ताव एवं स्वीकृति बराबर ठहराव। यानी वेद अनुबंध के लिए अन्य महत्वपूर्ण तत्व यह है कि पक्षकारों के बीच ठहराव होना चाहिए। ठहराव का जन्म प्रस्ताव पर दूसरे पक्षकार द्वारा जो सहमति दी जाती है या जो स्वीकृति दी जाती है उससे ठहराव बनता है। अतः ठहराव करने के लिए विधिवत प्रस्ताव किया जाना चाहिए, उसके बाद उस प्रस्ताव की विधिवत स्वीकृति भी दी जानी चाहिए। उदाहरण के लिए ए बी को 500 रुपये टीवी सेट या 500 टीवी सेट बेचने का प्रस्ताव करता है। अब जो ये बी उनको खरीदने की स्वीकृति देता है तो यह ए और बी के बीच एक ठहराव कहलाएगा। नेक्स्ट है वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा। ये महत्वपूर्ण है कि यदि दो पक्षकार आपस में कोई ऐसा ठहराव करते हैं जिसका उद्देश्य या मंतव्य आपस में किसी प्रकार का वैधानिक संबंध स्थापित करना नहीं है तो वह ठहराव वेद अनुबंध नहीं बन सकता है। व्यवहार में हम कई ऐसे ठहराव करते हैं, जैसे साथ साथ घूमने जाना, खाना खाना, कार्यालय जाना, सिनेमा जाना आदि। तो ऐसे ठहरावों का उद्देश्य आपस में वैधानिक संबंध स्थापित करना नहीं होता है। यदि कोई साथी इनमें साथ न दे सके तो दूसरे साथी या साथियों को कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार नहीं होता है। वेद अनुबंध के लिए पहले से दोनों पक्षकारों के दिमाग में या मस्तिष्क में ये बात निश्चित होनी चाहिए कि उन्हें एक दूसरे के प्रति कुछ कानूनी अधिकार होंगे, और यदि उनमें से कोई पक्षकार अनुबंध को पूरा नहीं करेगा तो उसे न्यायालय द्वारा पूरा करवाया जा सकेगा। नेक्स्ट है पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता। अनुबंध के वेद होने के लिए ये भी जरूरी है कि अनुबंध करने वाले जो पक्षकार है उनमें अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए। जनरली जो निम्न प्रकार के जो व्यक्ति है उनमें अनुबंध करने की क्षमता नहीं पाई जाती है। जैसे अवयस्क व्यक्ति जिसकी सामान्यतः 18 वर्ष से कम उम्र हो, अगर उसको न्यायिक संरक्षण नहीं मिला हुआ है तो अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति, यानी वह व्यक्ति जो अनुबंध से अपने हितों पर पड़ने वाले प्रभावों को नहीं समझ सकता है, जैसे पागल है या पैदाइशी मूर्ख है वो व्यक्ति। राजनियम द्वारा अनुबंध करने के अयोग्य अगर कोई ठहराया गया है तो वो व्यक्ति। नेक्स्ट है सहमति अथवा मतेकता। सहमति का तात्पर्य यह है कि दोनों एक मत में, जो प्रस्तावक है और जो स्वीकार करने वाला है, दोनों उसके भाव को एक ही अर्थ में समझे। मतेकता यानी दोनों की सहमति जो बनती है वो एक ही अर्थ में बननी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। वेद अनुबंध के लिए पक्षकारों की सहमति या मतेकता का होना भी जरूरी है। इसका तात्पर्य यह है कि ठहराव के सभी पक्षकारों को ठहराव की प्रत्येक बात के लिए समान भाव से सहमत होना चाहिए। नेक्स्ट है पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति। वेद अनुबंध के लिए सहमति या मतेकता का होना भी आवश्यक नहीं है, बल्कि वह सहमति भी पक्षकारों द्वारा स्वतंत्र रूप से दी जानी चाहिए। यदि शारीरिक एवं मानसिक दबाव अथवा धोखे, भ्रम या गलती से अनुबंध के लिए सहमति दी जाती है तो वह स्वतंत्र सहमति नहीं मानी जाती है। नेक्स्ट है वैधानिक प्रतिफल, लॉफुल कंसिडरेशन। वेद ठहराव के लिए वेद प्रतिफल का होना अनिवार्य होता है। बिना प्रतिफल के ठहराव सामान्यतः व्यर्थ ही होते हैं। धारा 25 में प्रतिफल के बारे में लिखा है कि कुछ के बदले कुछ,
या प्रतिफल वह कोई वस्तु हो सकता है, कार्य, कार्य के विरति या उसके वचन, जो वचनदाता को अपने वचन के बदले वचन ग्रहीता से प्राप्त होता है। वास्तव में ये वचन ग्रहीता द्वारा वचनदाता के वचन का मूल्य है। वह नकद या किसी भी अन्य रूप में हो सकता है जिसका मुद्रा में मूल्यांकन किया जा सकता है। प्रतिफल विधिपूर्ण एवं वास्तविक होना चाहिए और ये मुद्रा में मूल्यांकन योग्य होना चाहिए। इसका पर्याप्त होना अनिवार्य नहीं है। यदि पक्षकार संतुष्ट हो तो केवल जरा सा प्रतिफल भी अनुबंध को वेद बना सकता है। नेक्स्ट है, वेद प्रतिफल के साथ साथ उद्देश्य भी वेद होना चाहिए, यानी वैधानिक उद्देश्य। अनुबंध की वेदता के लिए ठहराव के उद्देश्य का भी वेद होना आवश्यक है। उसके बाद है निश्चितता। अनुबंध का एक प्रमुख तत्व यह भी होता है कि इसमें निश्चितता पाई जाती है। जिस ठहराव में निश्चितता पाई जाती है वह ठहराव निश्चितता पाई जाती है वह ठहराव अनुबंध बन सकता है। जिन ठहरावों में अर्थ निश्चित नहीं किया जा सकता है उन्हें भी परिवर्तित नहीं करवाया जा सकता है। नेक्स्ट है निष्पादन की संभावना। वेद अनुबंध वह है जिसका पक्षकारों द्वारा निष्पादन किया जा सके। यदि किसी ठहराव का निष्पादन करना असंभव हो तो वह ठहराव व्यर्थ होता है। कुछ ठहराव ऐसे होते हैं जिन्हें निष्पादित करना प्रारंभ से ही असंभव होता है। दूसरी ओर कुछ ठहराव ऐसे होते हैं जिनको करते समय तो निष्पादन या निष्पादित करना संभव होता है, किंतु बाद में कुछ परिस्थितियों के कारण निष्पादन करना असंभव हो जाता है। यहाँ ये ध्यान रखना है कि निष्पादन की असंभवता मूल्य बढ़ने, हड़ताल या तालाबंदी होने अथवा अन्य व्यापारिक कारणों से उत्पन्न नहीं होती है। ऐसी असंभवता तभी उत्पन्न हुई मानी जाती है जबकि पक्षकार के लिए उसका निष्पादन करना बिल्कुल ही असंभव हो जाए, न कि केवल अत्यंत कठिन या महंगा। नेक्स्ट है ठहराव स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ठहरावों में से न हो। हमारे देश के अनुबंध अधिनियम की कुछ धाराओं के अंतर्गत कुछ ठहरावों को स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित किया हुआ है। यदि कोई ठहराव उन ठहरावों में से है तो वह कभी भी वेद नहीं हो सकता। अतः ठहराव की वेदता के लिए यह आवश्यक है कि ठहराव उन ठहरावों में से नहीं होना चाहिए जिन्हें स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित कर रखा है। नेक्स्ट है वैधानिक औपचारिकताओं का पालन। अनुबंध लिखित साक्षी द्वारा प्रमाणित अथवा रजिस्टर्ड होना चाहिए। यदि किसी संबंधित अधिनियम द्वारा ऐसा करना अनिवार्य कर दिया गया हो किंतु जहाँ किसी राजनियम द्वारा ऐसी औपचारिकताएं नहीं लगाई गई है वहाँ पर अनुबंधों को किसी भी रूप में राजनियम द्वारा प्रवर्तित कराया जा सकता है। अनुबंध सामान्यतः लिखित, मौखिक अथवा गर्भित किसी भी रूप में हो सकता है। तो इस तरह से ये इसकी जो मुख्य विशेषताएं कह दीजिए, तत्व कह दीजिए, लक्षण कह दीजिए, ये एक वेद अनुबंध के आवश्यक लक्षण होते हैं, एसेंशियल्स होते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।